हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जो हम टीसीएस 5 ईयर की जो सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम पिछले 5 साल के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी के सीपीओ एसआई की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे, उसके नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2020 में जो भी जितनी भी सारी शिफ्ट्स के अंदर जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे उनके बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वन वर्ड जो पूछा गया था वो था एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक मानसिक या शारीरिक दुख हो किसी को, उसको क्या बोलते हैं। और ऑप्शंस थे रेप्चर, सेकंड था एक्यूट, तीसरा था एगोनी, फोर्थ था एक्सटेसी। तो देखते हैं रेप्चर क्या होता है। रेप्चर का क्या मीनिंग होता है? ए फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर एंड हैप्पीनेस, कि बहुत ज्यादा आदमी खुश हो और जिससे उसको प्लेजर प्राप्त हो रहा हो, ऐसी फीलिंग को रेप्चर बोलते हैं। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? अत्यंत हर्ष, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है उसको रेप्चर बोलते हैं। दूसरी तरफ क्या होगा? एक्यूट। एक्यूट का क्या मीनिंग होगा? वेरी सीरियस और सीवियर। कोई भी बीमारी होती है जो एक्यूट होती है तो उसको हम बोलेंगे तीव्र। एक्यूट क्या होगी? कि अचानक से बहुत जोर से पेट में दर्द होने लग गया तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट इलनेस, तीव्र रोग। जब हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो डिजीज दो टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। तो एक्यूट डिजीजेज की क्या निशानी है? कि उनमें अचानक से दर्द होता है, विक्टिम को अचानक से पता चलता है, उससे पहले पता नहीं होता। लेकिन वो सही भी जल्दी हो सकती है। क्रोनिक डिजीजेज दूसरी तरफ क्या होती हैं कि जो धीरे धीरे शरीर में फैलती रहती हैं, बढ़ती रहती है, अपने को पता नहीं चलता, एक साथ कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन वो एक बार हो गई तो फिर उनसे निजात पाना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? क्रोनिक इलनेस है। तीसरा वर्ड क्या है? अगोनी। अगोनी तो हमने सुना ही होगा, वर्ड हमें पता ही होगा कि मेंटल अगोनी। तो अगोनी का मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रीमली फिजिकल और मेंटल पेन, उसको हम बोलते हैं अगोनी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कष्ट। दर्द नहीं, कष्ट, जो हमें बहुत ज्यादा दुख दे, दर्द दे, उसको हम बोलते हैं एगोनी। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये बंदा कितना दुखी है, इसके आप फेशियल एक्सप्रेशन से ही आप पता कर सकते हो कि ये कितनी एगोनी में है। तो आप एगोनी वर्ड से इस पिक्टोग्राफ को एसोसिएट कीजिए। तो जो लास्ट का वर्ड है इसमें वो है एक्सटेसी। एक्सटेसी का क्या मीनिंग होता है? ए फीलिंग ऑफ और स्टेट ऑफ वेरी ग्रेट हैप्पीनेस, कि एक ऐसी हैप्पीनेस हमें मिल रही है जिसका हमने कभी अनुभूति नहीं की हो, कि बहुत ज्यादा खुश हो कोई बंदा, उसको बोलते हैं एक्सटेसी। हिंदी में इसका मीनिंग होता है परम आनंद। तो अब इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। रेप्चर तो इसका एंटोनिम हो गया, क्यों सफरिंग नहीं है तो प्लेजर है। एक्यूट क्या होता है? तीव्र पेन, तीव्र कोई चीज होती है उसको एक्यूट बोलते हैं। एक्सटेसी भी इसका एंटोनिम हो गया, क्यों एक्सटेसी भी एक्सट्रीम प्लेजर होता है, हैप्पीनेस होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा एगोनी। जो सेकंड वर्ड जो पूछा गया था वो था बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए आप, विन, बीट, सक्सीड और आउटडू। ये तो फ्रेंड्स मैं बोलूंगा बहुत आसान था। ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप गलत करोगे तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो विन का मीनिंग क्या होता है? जीतना, कि ही वॉन, विन, वन, वन। तो विन क्या होता है? जीतना। बीट क्या होता है? बीट के दो मीनिंग होते हैं, कि भाई बीट द एग या फिर डोंट बीट हिम। तो उस सेंस में इसका मीनिंग क्या होता है? पीटना। और बीट, राम बीट श्याम इन द रेस, तो वहां पे इसका मीनिंग क्या होता है? हराना। तो बीट बीट क्या होता है? पीटना या हराना। सक्सीड क्या होता है? कि वो सक्सेस हो गया, सक्सीड हो गया, मतलब कामयाबी हासिल कर ली उसने। और आउट डू क्या होता है? आउट डू को आप कैसे रूट वर्ड्स में बाइफिकेट कर सकते हो? आउट प्लस डू। तो उसने क्या किया? किसी से ज्यादा बेहतर काम किया, उसको आउट डू किया। तो आउट डू मतलब किसी से ज्यादा बेहतर काम करना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। ऑब्वियसली इसका आंसर आउट डू है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। ऐसी जगह जहां गेम्स खेले जाते हैं पैसों के लिए, पैसे देके, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि गेम्स होते हैं और स्पोर्ट्स होते हैं, दोनों में क्या फर्क है। जो इंडोर होते हैं जैसे ताश का गेम हो गया, टेबल टेनिस हो गया, जो एक रूम में खेले जा सकते हैं, वो गेम्स कहलाते हैं। स्पोर्ट्स क्या होते हैं? यूजुअली जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिसमें आप दौड़ते हो, जंप करते हो, वो होते हैं स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या बात करें? गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। ऑप्शंस क्या है? क्या है? चर्च, कैसीनो, जिम्नेजियम एंड यूनिवर्सिटी। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चर्च क्या होता है? जहाँ पे क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं, चर्च। सेकंड क्या है? कैसीनो। कैसीनो क्या होता है? कैसीनो एक जगह होती है जहाँ पे सब लोग जो भी गेम चल रहा होता है उस पर पैसा लगा सकते हैं, दांव लगा सकते हैं। तो कैसीनो क्या होता है? जुआ घर। जिम्नेजियम, फ्रेंड्स
ये भी मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि हम बचपन से जा रहे हैं कि वो बंदा जिम जा रहा है, तो जिम एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है। जिम की फुल फॉर्म क्या होती है? जिम्नेजियम। और इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखिए, क्योंकि जो करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग्स में अक्सर ये वर्ड पूछा जाता है। तो जिम्नेजियम पता ही है, यूनिवर्सिटी हमें पता ही है, फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रोग्राफ से एसोसिएट कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे। तो ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, ऑब्वियसली कैसीनो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड, एन एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज की एकदम प्रतिकृति होना या फिर उसके लगभग क्लोज कॉपी होना, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फोर्जरी, सेकंड है रेप्लिका, तीसरा आर्टिफिशियल, फोर्थ है सब्स्टिट्यूट। तो फोर्जरी हमें वैसे भी पता है क्या होता है, द क्राइम ऑफ कॉपिंग मनी, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा इन ऑर्डर टू चीट पीपल। जैसे आपने अभी वेब सीरीज चल रही है फर्जी, फर्जी देखी होगी, उसके अंदर क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, करेंसी नोट्स को कॉपी करते हैं, तो वो क्या है? फोर्जरी है। तो ऐसा क्राइम जिसमें लोग पैसा होता है उसको नकली छापते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी हो गया, उसको नकली या पासवर्ड बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्जरी। और उसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को धोखा देना, टू चीट पीपल, कि हम मैंने प्रॉपर्टी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना दिए और किसी को वो प्रॉपर्टी दे दी, जबकि वो प्रॉपर्टी मेरी थी नहीं। तो लोगों के लिए, लोगों को चीट करना ही उसका मेन उद्देश्य रहता है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? जालसाजी, कागजों की जालसाजी। आप इससे देख सकते हो कि बैंक है, बैंक पे चेक की फोर्जरी हुई है। कैसे फोर्जरी हो सकती है कि अमाउंट 2000 था तो किसी ने जीरो लगा के 2 लाख कर दिया, 20,000 कर दिया, 2 लाख कर दिया, या किसी दूसरे का साइन खुद ने कर दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेप्लिका। रेप्लिका का मीनिंग होता है वेरी गुड और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, कोई चीज है उसकी एकदम ऑलमोस्ट सेम सी कॉपी है, उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिका। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिकृति, वैसी की वैसी आकृति है। तो अब इसको फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आजकल जैसे जो फ्लिपकार्ट, जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, या फिर मार्केट के अंदर भी जो ब्रांडेड शूज की रेप्लिका आ रही है। फॉर एग्जांपल ये जो ब्रांडेड शूज है, तो इसमें आप बता नहीं पाओगे कि ये ओरिजिनल है या रेप्लिका। तो जो एग्जैक्ट जैसी ही लगती है, जो फर्स्ट कॉपी वगैरह होती है, वो क्या होती है? रेप्लिका। दूसरी तरफ वर्ड क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आर्टिफिशियल का क्या मीनिंग है? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो बनाया गया है, और इसका एंटोनिम क्या होगा आर्टिफिशियल का? नेचुरल, प्राकृतिक। फोर्थ ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का क्या मीनिंग होता है कि सब्स्टिट्यूट टीचर होते हैं। क्लास के अंदर आपका कोई केमिस्ट्री का पीरियड एक टीचर लेने वाले थे, तो वो आज नहीं आए, तो उनकी जगह दूसरा टीचर पढ़ाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट टीचर। किसी अन्य का स्थान लेने वाला व्यक्ति या वस्तु, वो होता है सब्स्टिट्यूट। तो एन एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग क्या होगा? ऑब्वियसली आंसर इज रेप्लिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू, नॉट बाय फोर्स, कि कोई चीज इसलिए की गई क्योंकि उससे वो व्यक्ति करना चाहता था, न कि किसी दबाव में। तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट है सब्जेक्टेड, सेकंड है थ्रेटन्ड, तीसरा है कोयर्स, फोर्थ है वॉलंटरी। ये भी मैं बोलूंगा बहुत आसान है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनके अंदर सारे वर्ड्स मैंने कवर करवा रखे हैं। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्टेड। सब्जेक्ट बोलते हैं कि दिस, अपन कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं या कोई ऑफर पढ़ते हैं तो क्या लिखा रहता है? दिस ऑफर इज सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सब्जेक्ट मतलब कोई चीज उन टर्म्स एंड कंडीशन के अधीन है। तो सब्जेक्टेड मतलब कोई व्यक्ति सब्जेक्टेड है, मतलब वो अधीन है। जैसे हम बोल सकते हैं कि 1947 से पहले इंडिया वाज सब्जेक्टेड टू ब्रिटिश रूल, भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो वो होता है सब्जेक्टेड। दूसरी तरफ थ्रेटन, ये तो पता ही है, थ्रेटन क्या होता है? धमकी देना। थ्रेटन मतलब पास्ट टेंस में अगर धमकी देना। वॉलंटरी क्या होता है? ये हमें याद रखना है। वॉलंटरी मतलब कोई भी काम जो अपनी इच्छा से किया गया हो, स्वैच्छिक, उसको हम बोलेंगे वॉलंटरी। और कोयर्स क्या हो गया? टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग बाय यूजिंग थ्रेट्स। कोयर्स की स्पेलिंग भी आप याद रखिए, ये भी अक्सर पूछी जाती है। तो किसी को कोई काम करने के लिए दबाव देना, धमकी देके काम करवाओ या कैसे भी कराओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोयर्स। फॉर एग्जाम्पल दबाव डालना, या फिर इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो पर्सन है दूसरे को गन दिखा के मनी ले रहा है, तो ये क्या है? शी इज कोयर्सिंग हिम, कोई काम करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली कोयर्स और वॉलंटरी यहाँ पे एक दूसरे के एंटोनिम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो अपनी इच्छा से कोई काम करता है स्वैच्छिक, वो क्या होता है? वॉलंटरी। क्योंकि सब्जेक्टेड क्या होता है? अधीन। थ्रेटन्ड मीन्स डराना धमकाना, कोयर्स मीन्स दबाव डालना, वॉलंटरी मीन्स स्वैच्छिक। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो है वन हु चेंजेज साइड्स। ये फ्रेंड्स मैं बोलूंगा कि आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसके मद्देनजर रखते हुए बहुत ही एकदम एप्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और ये अक्सर पूछा जाता है। और इसके जो ऑप्शंस हैं, एमेच्योर, इन्वेडर, नोविस एंड टर्नकोड। इसमें से जो एमेच्योर ऑप्शन है और नोविस वर्ड है, ये दोनों भी अक्सर
आपको एंटोनिम सिनोनिम से पूछे जाएं या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जा सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं ये भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमेच्योर। एमेच्योर का क्या मीनिंग होता है? वन हु डज ए थिंग फॉर ए प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, कि कोई व्यक्ति जो कोई काम अपने शौक के लिए करता है, अपने पैसे के लिए या नौकरी के लिए नहीं करता, उसको बोलते हैं एमेच्योर। हिंदी में इसको बोलते हैं शौकिया। फॉर एग्जाम्पल कि आप देख सकते हो कि अमेच्योर ये फोटोग्राफर अमेच्योर फोटोग्राफर है, इसलिए इस फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ ये फोटोग्राफर प्रो है, प्रो मीन्स प्रोफेशनल, तो इसकी फोटो की क्वालिटी अच्छी है। तो अमेच्योर, शौकिया, और अगर इसका एंटोनिम पूछा जाए तो क्या होगा? प्रोफेशनल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इन्वेडर। इन्वेडर किससे बना है? इन्वेड करने से, INVADE। तो इन्वेड करना क्या होता है? आक्रमण करना। तो इन्वेडर कौन होता है? आक्रमणकारी। जैसे अपन प्राचीन भारत या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गोरी क्या थे? इन्वेडर थे। हम क्या पढ़ते हैं? फॉरेन इन्वेडर। तीसरा जो वर्ड था वो है नोविस। तो नोविस का हमेशा मीनिंग क्या होता है? कि जो नादान है, जिसको ज्यादा कुछ काम वाम नहीं आता है, जो जिससे भूल चूक हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए? कि वो नौसिखिया है। तो इसको बोलते हैं नोविस। कोई भी धंधा स्टार्ट किया या कोई भी प्रोफेशन में आया, अभी नया नया है, उसको ज्यादा उसका पता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति बोलते हैं नोविस। फोर्थ वर्ड क्या था? टर्न कोट। तो टर्न कोट को आप ऐसे याद कीजिए, टर्न प्लस कोट। जो व्यक्ति कोट को टर्न कर लेता है, अपना कोट उतार के रखता है, दूसरा कोट पहन लेता है। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी का कोट उतार के खोल दिया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोट पहन लिया, तो उसको हम बोलेंगे टर्न कोट। तो मीनिंग क्या होता है? ए पर्सन हु लीव्स वन पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस ग्रुप एटसेट्रा टू ज्वाइन वन दैट हैज वेरी डिफरेंट व्यूज। कि दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस है, तो किसी व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी की तरफ चला गया, तो उसको हम बोलते हैं टर्न कोट। हिंदी में इसका मीनिंग होता है दल बदलो। पिक्टोग्राफ से आप समझ ही सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वन हु चेंजेस साइड्स। कि अच्छा, इसी का आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा? वन हु चेंजेस साइड्स। अमेच्योर तो क्या होता है? नौसिखिया। इन्वेडर क्या होता है? आक्रमणकारी। नोविस क्या होता है? ये भी नौसिखिया। अमेच्योर क्या होता है? शौकिया, जो शौक के तौर पे काम करता है। नोविस क्या होता है? नौसिखिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टर्न कोट, दल बदलो। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर। कि एक ऐसा व्यक्ति, उसका किसी दूसरे व्यक्ति के नेम से सेम नेम है, उसका दोनों का नाम सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है पहला एलियस, सेकंड है इम्पोस्टर, तीसरा है नेमसेक, फोर्थ है एंसेस्टर। एलियस तो अपन बहुत बार पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। यूज्ड व्हेन ए पर्सन स्पेशली ए क्रिमिनल और एन एक्टर इज नोन बाय टू नेम्स। एलियस मतलब एक ऐसा नाम जो कोई फेमस या तो कोई क्रिमिनल है या फिर कोई एक्टर है, उसका रियल में नाम कुछ और है, किसी और नाम से जाना था, उसको बोलते हैं एलियस। हिंदी में इसका मीनिंग होता है उर्फ। अपन जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं कि फलाना गैंगस्टर उर्फ भाई या डॉन भाई या कुछ बोलते हैं, जिस नाम से जाना, उसको बोलते हैं एलियस। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में देखिए कि जो एक्टर है, इसको रियल नेम इनका क्या है? ड्वाइन जॉनसन, पर हम किस नाम से जानते हैं? द रॉक के नाम से। तो रॉक नाम क्या है इनका? एलियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का क्या मीनिंग होता है? ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और के जैसे बन के दूसरे का दिखावा करके लोगों को धोखा देता है। हिंदी में इसको बोलते हैं ढोंगे। अब इसको बेस्ट है कि आप कौन से पिक्टोग्राफ से समझेंगे? ये अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज देखी होगी, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज, तो उसमें देखा होगा कि टॉम क्रूज अलग अलग लोगों के मास्क पहना के लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है या कोई काम करवा लेता है। तो ऐसा जो भी दूसरे का वेश धर के कुछ काम करता है, तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, ढोंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेम सेक। अभी तो आपको नेम से ही पता चला हुआ कि नेम है तो मतलब नाम से रिलेटेड ही है। तो नेम सेक क्या होता है? ए पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर। कि किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति जैसा ही नाम है, तो उसको बोलेंगे नेम सेक। हिंदी में इसको बोलते हैं नाम राशि। अब देखिए, नेम सेक को आप किससे याद करो? नाम राशि से। अपन गांव में बोलते हैं ना कि एक बंदे का दूसरे नाम से दूसरे बंदे का नाम होता है, तो कोई तीसरा व्यक्ति आपको पूछते हैं कि तेरे नाम राशि का क्या हाल चाल है, तो वो होता है नेम सेक। अब इससे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि एक फेमस बुक आई थी द नेमसेक, ब्लॉकबस्टर, काफी बेस्ट सेलिंग बुक थी। तो इसकी ऑथर कौन थी? झुम्पा लाहिरी। तो वो भी इसी पे बेस्ड थी, द नेमसेक। फोर्थ ऑप्शन था एंसेस्टर। तो एंसेस्टर तो हमें पता है कि पूर्वजों को बोलते हैं, हमारे पूर्वज जो है उनको एंसेस्टर बोलते हैं। तो ए पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? नेमसेक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं?
तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि इसमें जो ऑप्शंस क्या क्या है, इकोलॉजी, रेडियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो लॉजी जहाँ पे भी एज ए सफिक्स आता है उसका मीनिंग हमेशा साइंस होता है। तो और मैंने एक अलग से जो वोकेबलरी की सीरीज भी बनाई है उसके अंदर लॉजी रूट वर्ड को लेके जो भी वर्ड्स बनते हैं मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके थंबनेल से जो थंबनेल्स पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कौन जो वीडियो है तो उसमें कौन से रूट वर्ड के जो वीडियोज मैंने कवर किए हुए हैं, तो उसमें से जो लॉजी रूट वर्ड वाला वीडियो आप जरूर देखिए। ऐसे लॉजी सफिक्स वाले वर्ड्स अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इको मीन्स एनवायरमेंट। इको रूट वर्ड जहां पे भी आपको दिखे उसका मतलब एनवायरमेंट ही होता है। आजकल हम बोलते हैं कि इको फ्रेंडली टाइम आ गया है, तो इको मीन्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लोथ्स आ गए हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली बैग्स आ गए हैं, प्लास्टिक पॉलिथीन नहीं यूज करते हैं। लॉजी मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग। इकोलॉजी का क्या मीनिंग होता है? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी और जो अदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, प्लस उस व्यक्ति की, उस एनिमल की अपने एनवायरमेंट में, जैसे एनवायरमेंट में कौन सी गैस वो लेता है छोड़ता है, सोइल के साथ क्या रिलेशनशिप है, उन सबको मिला के हम स्टडी करते हैं तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि ये जो ट्री है ये क्या लेगा, एनर्जी लेगा, सन की एनर्जी यूज करके फिर ऑक्सीजन छोड़ेगा, फिर इसके लीव्स होंगे वो कैटरपिलर खाएगी, फिर ये बर्ड है ये इसको खाएगा। इस तरह से जो भी सब इनकी इंटर रिलेशनशिप है, आपस में क्या संबंध है, उसको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है? रेडियोलॉजी। रेडियो मीन्स रेडियो वेव्स, जो किरण होते हैं रेडियो किरण, और लॉजी पता ही हमें साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग। कहीं भी अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जहाँ पे हमें एक्सरे करवाना होता है या अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवानी होती है, सीटी स्कैन करवाना होता है या एमआरआई होता है, तो हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? द स्टडी एंड यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन इन मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल टू ट्रीट डिजीजेज। कि ऐसी ब्रांच मेडिसिन की जिसमें रेडिएशन के द्वारा यूज करके अलग अलग बीमारियों को डायग्नोज करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विकिरण, विकिरण विज्ञान। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्टोग्राफ से एसोसिएट कीजिए कि जैसे एक्सरे है तो ये रेडियोलॉजी के अंडर आता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉस्मोलॉजी। अगेन कॉस्मोस वर्ड आपको जहां पे भी दिख जाए रूट वर्ड, उसका मीनिंग होता है यूनिवर्स। वैसे भी हमें पता है कि कॉस्मोस की जब भी बात करते हैं कि पूरे कॉस्मोस में ऐसा कोई नहीं है, तो होता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड की बात हो रही होती है। लॉजी का मीनिंग होता है साइंस और स्टडी ऑफ। तो कॉस्मोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। कि अपना ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और वो उसका क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, उसमें पानी कब आया, मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, तो वो सब कॉस्मोलॉजी में आता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान। आप इस पिक्टोग्राफ से एसोसिएट कीजिए कि एज ऑफ द यूनिवर्स, इस टाइम पे बिग बैंग हुआ, यहाँ पे ये बना, नेक्स्ट स्टेज पे ये बना, आज के दिन ये स्टेज है, ये कौन पढ़ता है? कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पैथोलॉजी। ये भी रूट वर्ड मैंने ऑलरेडी बहुत बार कवर करवाया। जहां पे भी रूट वर्ड पैथोस आ जाए, PATHOS, पैथोस मीन्स डिजीज, कोई भी डिजीज के बारे में बात कर रहा है। लॉजी हमें पता ही है साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग, तो पैथोलॉजी क्या होगी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस। कोई भी डिजीज होती है उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि ये कोई डिजीज है, ये किसके कारण हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हर हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब होती है, आपसे ब्लड का सैंपल लेते हैं, फिर उस सैंपल में चेक करते हैं कि भाई इसको मलेरिया है या डेंगू है या नहीं है, तो वो पैथोलॉजी होती है। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? रोग विज्ञान। अब पैथोलॉजी रूट वर्ड को आप एसोसिएट कीजिए इस पिक्टोग्राफ से कि उन्होंने अलग अलग लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए में उनमें कुछ ना कुछ टेस्ट करके देख रहे हैं कि इनको कोई डिजीज है या नहीं है। तो आंसर क्या होगा? द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। रेडियोलॉजी हो नहीं सकता। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान, पैथोलॉजी रोग विज्ञान, इकोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था ए पर्सन हु इज अनड्यूली एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ। ये एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को, अपनी स्वास्थ्य को लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेलेटुडिनेरियन, एंटीक्वेरियन, डिसिप्लिनेरियन एंड इगेलिटेरियन। अब फ्रेंड्स अब आप इसको सुनोगे, ऑप्शंस को देखोगे, तो आपको लगेगा कि इसमें ऑप्शन 1 तो टफ है, लेकिन बाकी ऑप्शंस तो आसान है। इनफैक्ट जो एंटीक्वेरियन है ये 2000
22 के अंदर भी जो प्रीलिम्स हुए थे उसमें भी पूछा गया था, और ये मैंने वर्ड्स ऑलरेडी वहाँ जो इससे पहला वीडियो है जिसमें 2022 में जो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे उसमें मैंने ऑलरेडी कवर करवाया है। इगेलिटेरियन भी मैंने वहाँ कवर करवाया है। तो अगर आपको इसके अंदर से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि किसी एक ऑप्शन का मीनिंग नहीं आए तो आप यहाँ पे इलिमिनेशन टेक्निक यूज कीजिए। आपको पता है डिसिप्लिनेरियन का मीनिंग क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, तो तीनों इलिमिनेट हो गए तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो आपको वहां पे एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको कोई क्वेश्चन का एकदम सीधा सीधा आंसर आता हो तो ही आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो वेलेटुडिनेरियन का मीनिंग क्या होता है, ए पर्सन हु इज अनड्यूली एंग्जियस अबाउट देयर हेल्थ, कोई ऐसा व्यक्ति अपनी बीमारी एवं कमजोरी की अत्यधिक चिंता करता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेलेटुडिनेरियन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन इसको आप ऐसे यूज कीजिए कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी हम कुछ परचेज करने जाते हैं तो कोई जो पुराने टाइम का कुछ झूला या कुछ ऐसे कोई वॉल क्लॉक या कुछ रखी रहती है या कुछ शो पीस रहता है तो शो कीपर क्या बोलते हैं कि एंटीक आइटम है। तो उस एंटीक आइटम का क्या मीनिंग होता है, कोई बहुत पुराने टाइम का आइटम है। तो उसी से बना हुआ है ये एंटीक्वेरियन रूट वर्ड। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए पर्सन हु स्टडीज कलेक्ट्स और सेल्स ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। एंटीक्वेरियन क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है, इकट्ठा करता है और बेचता है पुराने और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को। तो एंटीक चीजें क्या होंगी, पुरानी तो होंगी साथ में महंगी होंगी। ऐसे कोई पुरानी चीज जो एकदम कौड़ी के भाव आती है वो एंटीक नहीं बोली जाएगी। तो हिंदी में इस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पुराविद या पुरावेता। और एंटीक्वेरियन को आप एसोसिएट कीजिए इस पिक्टोग्राफ से कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, पुरानी चीजें हैं उसको रिफर्बिश कर रहा है फिर इसको बेचेगा। डिसिप्लिनेरियन क्या होता है, डिसिप्लिन से बना है। तो डिसिप्लिनेरियन क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो नियम का पालन करता है हमेशा, वो डिसिप्लिनेरियन हो गया। इगेलिटेरियन, अब ये अच्छा वर्ड है, इगेलिटेरियन अक्सर पूछा जाता है। तो इगेलिटेरियन क्या होता है कि हम समाज में रहते हैं तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, कोई कम पैसे वाला है, किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो हम अनइक्वल सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी विचारधारा जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति के पास बराबर पावर या बराबर पैसा होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे इगेलिटेरियन। हिंदी में इगेलिटेरियन क्या बोलते हैं, समानतावादी, कि हर व्यक्ति के पास समान पैसा होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास में समान पावर होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे इगेलिटेरियन। तो ए पर्सन हु इज अनड्यूली एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, एंटीक्वेरियन तो देखा पुराविद होता है। डिसिप्लिनेरियन क्या होता है, डिसिप्लिन फॉलो करने वाला। इगेलिटेरियन क्या होता है, समानतावादी, जो ऐसे विचार रखता है कि हर व्यक्ति के पास बराबर पावर एंड बराबर पैसा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो रूट वर्ड, नेक्स्ट जो वन वर्ड पूछा गया था वो था द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स और आर ऑफ इक्वल लेंथ। कि साल में वो जो 2 दिन आते हैं जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, तो उस डेट को, उन तारीख को, उन दिनों को क्या बोलते हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपको आना ही चाहिए। तो ऑप्शन है इक्विनोक्स, सेकंड है स्टेलर, तीसरा है इक्लिप्स, फोर्थ है सोलिस्टिस। तो इसको आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे याद करोगे, रूट वर्ड्स में इक्विनोक्स। इक्विनोक्स को कैसे आप करोगे, इक्वी प्लस नोक्स। तो इक्वी जहां पे भी रूट वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल। इक्वी में आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल हम इक्वी डिस्टेंस पढ़ते हैं। इक्वी डिस्टेंट, दो चीजें वो इक्वी डिस्टेंट है। तो इक्वी डिस्टेंट मीनिंग मीन्स इक्वी मीन्स इक्वल, डिस्टेंस मीन्स दूरी, बराबर दूरी पे है। तो इस हिसाब से इक्वी जहां पे भी रूट वर्ड आएगा उसका मीनिंग हमेशा होगा इक्वल। और नोक्स का मीनिंग हमें पता ही है, नाइट। इक्विनोक्स क्या होगा, वन ऑफ द 2 टाइम्स इन द ईयर व्हेन द सन इज अबव द इक्वेटर एंड डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। कि हमें पता है कि हमारे इधर अर्थ है जो किस शेप की है, जियोइड शेप की है। तो उसके अंदर 2 दिन आते हैं साल में जब सन एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है। तो पूरे अर्थ पे दिन और रात बराबर 12-12 घंटे के होते हैं। तो उन 2 दिनों को हम क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, रात दिन बराबर होने का समय। नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, स्टेलर। स्टेलर क्या होता है, रिलेटेड टू स्टार, तारकीय। स्टार से चीजें रिलेटेड होते हैं, जैसे लाइट होती है तो स्टार की जो लाइट आती है, तो सन की जो लाइट आती है उसको, सन से रिलेटेड कोई चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर। तो सन की लाइट को क्या बोलते हैं, सोलर लाइट। जो सन की लाइट होगी उसको क्या बोलेंगे, स्टेलर लाइट। सॉरी, स्टार्स की जो लाइट होगी उसको क्या बोलेंगे, स्टेलर लाइट। तो स्टार से रिलेटेड कोई भी चीज होगी उसको बोलेंगे हम स्टेलर। इक्लिप्स हमें पता ही है कि इक्लिप्स लगा हुआ, आज ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो ये इक्लिप्स। सोल्स्टिस क्या होता है, संक्रांति। जैसे अपन संक्रांति क्यों मनाते हैं कि जब सूरज
डायरेक्ट किरणें कहाँ से कहाँ तक रहता है, इक्वेटर से लेके ऊपर कर्क रेखा तक, और नीचे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के अंदर मूव करता है। तो सन का जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा, फिर वो नीचे चालू हो जाएगा, वो सोल्स्टिस कहलाएगा। फिर वो नीचे जाएगा, फिर मकर रेखा पे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, तो उसको दूसरा सोल्स्टिस बोलेंगे। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संक्रांति। तो अपना आंसर क्या होगा, द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑब्वियसली इक्विनॉक्स, इक्वी प्लस नॉक्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गंदी छवि हो, इविल रेपुटेशन हो, कि वो गलत काम करता है, गलत संगति में रहता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट इज आइकन, सेकंड इज फेमस, थर्ड है नोटोरियस, फोर्थ है रिनाउंड। तो सबसे पहले क्या है, नोटोरियस। तो नोटोरियस को क्या बोलेंगे, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ऐसा व्यक्ति जो सबको पता है कि बुरे काम करता है, उसको हम बोलते हैं नोटोरियस। हिंदी में क्या बोलेंगे, बदनाम करना। अब देखो कितना आसान है, आपको इसका मीनिंग याद आना चाहिए। मैं इसीलिए आपको हर वर्ड का इंग्लिश मीनिंग भी बता रहा हूँ, हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ, पिक्टोग्राफ भी बता रहा हूँ। आपको कुछ लोगों को क्या हुआ, कुछ वर्ड्स को देखते आपको हिंदी वर्ड से वो अटैच हो जाएगा, तो याद करना आसान हो जाएगा। कुछ में इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा, या फिर कुछ में पिक्टोग्राफ से आएगा। तो आप कैसे भी सीखो, लेकिन आपको ये वर्ड्स भूलने नहीं है। तो नोटोरियस का मीनिंग क्या होगा, बदनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल दाऊद इब्राहिम, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस गैंगस्टर है, इंडिया में तो हर कोई इसको जानता है, तो ये क्या है, नोटोरियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिनाउंड। रिनाउंड क्या होता है, फेमस एंड रेस्पेक्टेड, किसी व्यक्ति ने किसी भी फील्ड में इतना अच्छा काम किया है कि उसको सभी लोग जानते हैं और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हिंदी में इसका क्या नाम होगा, नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये क्या है, बहुत ही रिनाउंड पर्सन थे, बहुत ही ख्याति प्राप्त या नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तीसरा वर्ड क्या था, आइकन। आइकन हम बोलते हैं कि ये इस चीज का आइकन है, कोई व्यक्ति मेहनत का आइकन है। तो कोई चीज में प्रतिष्ठित व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, आइकन। फेमस हमें पता है मशहूर, कोई भी सिंगर कितना फेमस है तो उसको बोलते हैं मशहूर सिंगर। तो ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन क्या होगा, आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, नोटोरियस। नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, ए पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, एक ऐसा व्यक्ति उसको जो भी बोला जाए उसको आसानी से उस पर भरोसा कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं। ये रूट वर्ड भी अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन है क्रेडिटर, सेकंड है प्लॉजिबल, तीसरा है क्रेडुलस, फोर्थ है रिलायबल। तो सबसे पहले क्रेडिटर, क्रेडिटर और डेटर, ये दो वर्ड्स होते हैं, ये आप हमेशा याद रखिए, क्रेडिटर और DEBTOR, लेकिन ये इसमें बी साइलेंट होता है, डेटर बोलेंगे इसको। तो क्रेडिटर क्या होता है, जो व्यक्ति किसी को उधार देता है पैसा, उसको बोलेंगे क्रेडिटर। जैसे कि इस पिक्टोग्राफ में देखिए कि ये लेडी इसको पैसा दे रही है, तो ये क्रेडिटर है। और ये दूसरी तरफ पैसा ले रहा है, ये डेटर है। तो इसको इससे याद कीजिए, डेट क्या होता है, DEBT, डेट होता है कर्जा। तो कर्जा लेने वाला व्यक्ति क्या होगा, डेटर, और देने वाला क्या होगा, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो इसका आंसर हो नहीं सकता। दूसरा वर्ड क्या है, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल क्या होता है कि कोई भी ऐसी जानकारी, ऐसी कोई बात जो विश्वसनीय लगे, या कोई व्यक्ति जिसकी वो अच्छे से बातें करता है या उसके हाव भाव से लगता है कि वो लोगों को विश्वसनीय लगता है, ऐसी चीज को हम प्लॉजिबल बोलते हैं। तीसरा क्रेडुलस क्या होता है, क्रेडुलस ऐसा व्यक्ति होता है जो सीधा साधा व्यक्ति है, उसको दुनिया की ज्यादा समझ में नहीं है, और वो जल्दी से किसी पे विश्वास कर लेता है। और कान का कच्चा भी बोल सकते हैं, कि किसी ने भी आके उसको कोई भी बात बोली, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उसको कुछ बोला गया, तो उसने उस पर भरोसा कर लिया, उसने कोशिश नहीं की मैं किसी और से पता करवाऊं या वो बात सच है या नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्रेडुलस, जो किसी पे भी भरोसा कर ले किसी भी बात पे, उसको बोलेंगे क्रेडुलस। फोर्थ है रिलायबल। रिलायबल हमें पता ही है कि हम अपन अक्सर पूछते हैं कि मैं तुम पे रिलाई कर सकता हूँ क्या, मैं तुम पे तुम्हारे भरोसे रह सकता हूँ क्या। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भरोसे हम रह सकते हैं, रिलायबल, तो उसको बोलते हैं भरोसेमंद। अक्सर हम बोलते हैं कि मेरा वो रिलायबल फ्रेंड है, भरोसेमंद फ्रेंड है, कि मैं जब कभी भी परेशानी में होऊंगा तो वो मेरी मदद करेगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, क्रेडुलस, जो आसानी से किसी पे भी भरोसा कर ले। नेक्स्ट रूट वर्ड है ए डिसीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस, कोई ऐसा होली पर्सन, होली मीन्स साधु संत की तरह, बहुत ही क्या बोलूंगा मैं, पवित्र व्यक्ति, उसकी डेथ हो गई हो, डिसीज्ड हो गई हो, फिर उसकी जो बिलोंगिंग्स रखी गई हो या रिमेन्स रहे हो, या तो उसके कपड़े रहे हो, या फिर वो कोई रोजाना की जो वस्तुएं वो यूज करता हो, उनकी पुस्तक हो गई या कुछ हो गई, या चप्पल हो गई, जूती हो गई, या फिर उनको अगर
जला दिया गया तो जो उनकी जो अस्थियां होंगी तो उनको रखा जाता है रिवरेंस के लिए। रिवरेंस मीन्स आदर के लिए, रिवर मीन्स आदर करना, रेस्पेक्ट करना, तो उसको क्या बोलेंगे? उन रिमेन्स को क्या बोलेंगे? ऑप्शन क्या है? मेमेंटो, सेकंड क्या है? रेलिक, तीसरा है ट्रॉफी, फोर्थ है सुवेनिर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेमेंटो। तो मेमेंटो तो फ्रेंड्स क्या होता है? स्मृति चिन्ह। अगर आप जॉब लगने के बाद में अपनी कोचिंग में स्कूल में वापस गए तो वो आपको एक ऐसा स्मृति चिन्ह देते हैं जिसपे स्कूल का नाम लिखा रहता है, आपका नाम भी लिखा रहेगा कि स्मृति के लिए कि तुम स्कूल से पढ़े हो। तो स्मृति चिन्ह क्या होता है? मेमेंटो। ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा वर्ड क्या होता है? रेलिक। रेलिक का मीनिंग क्या होता है? अवशेष। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो कि ये स्तूप है। तो ये स्तूप क्यों बनाया गया था? कि भगवान बुद्ध के जो रेलिक बचे थे, अवशेष बचे थे, उनके ऊपर ये स्तंभ, स्तूप बनाया गया था। तो इसको क्या बोलते हैं? रेलिक। तीसरा वर्ड क्या? ट्रॉफी। तो ट्रॉफी तो हमें पता है, आप जीतोगे तो आपको ट्रॉफी मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। फोर्थ क्या? सुवेनिर। सुवेनिर क्या होती है? यादगार। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए, जैसे गोवा घूमने गए, तो वहां पे एक छोटा सा ऐसे मैग्नेट का सा बना आएगा ऊपर, किसी लाइक मेटल का रहेगा और पीछे मैग्नेट होगी चिपकाने के लिए। उसमें गोवा की कोई फेमस चीज बनी होगी या बीच बना होगा, तो उसको आके आप कोई मेटल सरफेस पे लगा सकते हो या कहीं चिपका सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सुवेनिर। सुवेनिर को कैसे याद रखेंगे? कि ये यादगार है, किसी भी जगह जाते हैं तो उसकी यादगार, उसकी याद दिलाती है। तो ऐसी चीजों क्या बोलेंगे? सुवेनिर। तो अपना आंसर क्या होगा? ए डिसीज्ड होली पर्सन रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस। मेमेंटो होगा नहीं, ट्रॉफी भी नहीं होगा, सुवेनियर क्या होता है? यादगार। तो इसका आंसर क्या होगा? रेलिक। नेक्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था वो था टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप ए वॉच। कि गो अराउंड एन एरिया, कोई एरिया के चारों तरफ घूमना, टू कीप ए वॉच, वॉच मीन्स नजर, कि किसी एरिया के चारों तरफ घूमना या वहां जाना, उसमें नजर रखना। तो उसको क्या बोलेंगे? अपना पहला ऑप्शन है एक्सप्लोर, सेकंड है पेट्रोल, तीसरा है कैंपेन, फोर्थ है क्रूज। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा एक्सप्लोर करना क्या होता है? खोजना। हम बोलते हैं कि भाई कोई व्यक्ति कहीं घूम रहा है या कोई नया नया किसी सिटी में शिफ्ट हुआ है, वो कहीं इधर उधर जा रहा है, पैदल जा रहा है या फिर दौड़ के या रनिंग या साइकिलिंग करके जा रहा है, तो अपन पूछते हैं भी क्या कर रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं? मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, किस एरिया को खोजना। या दूसरी तरफ क्या बोल सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं कि भाई किसी जगह को खोजती हैं, एक्सप्लोर करती हैं कि यहाँ पे जैसे तेल निकल सकता है या सोना या फिर कोई भी एलिमेंट मिल सकता है क्या, कोई भी मेटल मिल सकता है क्या, उसको एक्सप्लोर करना बोलते हैं। सेकेंड वर्ड क्या होता है? पेट्रोल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी आ सकता है। PETROL, पेट्रोल क्या होता है? जो गाड़ियों में डलता है पेट्रोल, बट यहाँ पे PA है, पेट्रोल। पेट्रोल का मीनिंग क्या होता है? गश्त लगाना, किसी एरिया की गश्त लगाना। जैसे अक्सर आर्मी लगाती है कि जैसे इंडिया की बॉर्डर पे BSF की ड्यूटी की वो गश्त लगाती है, कोई घुसपैठिया अंदर नहीं घुस है, तो उसको बोलते हैं पेट्रोल, पेट्रोलिंग। तीसरा क्या है? कैंपेन। कैंपेन हमें पता है मुहिम। अगर हमें कोई ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है तो उसके लिए हम कई सारे स्टेप्स लेते हैं, तो उन सब स्टेप्स को मिला के इकट्ठा बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? कैंपेन। कि कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो गया, अब जीतने के लिए उसने मुहिम छेड़ी है, हम अक्सर बोलते हैं, तो वो क्या होता है? कैंपेन। फोर्थ होता है क्रूज। क्रूज वर्ड को सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि क्रूज शिप की बात हो रही है, जबकि क्रूज का मीनिंग हमेशा क्या होता है? समुद्री यात्रा। कि कोई व्यक्ति समुद्री यात्रा पे जा रहा है, वो क्रूज पे गया है, तो इसीलिए उन शिप्स को भी क्रूज शिप हम बोलने लग गए। तो टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप ए वॉच, एक्सप्लोर करना क्या होगा? इसका आंसर नहीं होगा। कैंपेन भी इसका आंसर नहीं होगा। क्रूज क्या होता है? समुद्री यात्रा, तो इसका आंसर क्या होगा? पेट्रोल। नेक्स्ट वन वर्ड क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे। ये मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोज में कवर करवाया हुआ है, शायद एक नहीं दो जगह कवर करवाया हुआ है। चलिए फिर भी देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो किसी ऑफिस पे कोई भी पोस्ट पे काम कर रहा है विदाउट रिसीविंग ए पे, बिना तनख्वाह के, तो उसको क्या बोलेंगे? कोई व्यक्ति कोई पोस्ट पे काम कर रहा है बिना तनख्वाह के, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन क्या है? पहला ऑनररी, सेकंड क्या है? चैरिटी, तीसरा है फ्रीलांस, फोर्थ है स्टार्टअप। फ्रेंड्स ये बहुत आसान भी है, बट कई बार इनमें डाउट हो जाता है। और ये जो चैरिटी, स्टार्टअप, फ्रीलांस और स्टार्टअप, ये आज के दिन बहुत ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं, तो इनका हम मीनिंग हम भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? ऑनररी। ऑनररी को आप कैसे याद करो? अवैतनिक। कि कोई भी नौकरी कोई व्यक्ति कर रहा है, उसके लिए उसको वेतन नहीं मिल रहा है। हम अक्सर जॉब क्यों करते हैं? सैलरी के लिए करते हैं। तो ऐसा कोई नौकरी जिसमें सैलरी के लिए वो काम नहीं, सैलरी नहीं मिल रही है, तो अवैतनिक बोलेंगे उसको।
फॉर एग्जाम्पल इसको आप इसी पिक्टोग्राफ से एसोसिएट कीजिए कि ये कौन है, हमारे MS धोनी साहब। इनको क्या आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनररी पोस्ट दी थी, अवैतनिक पोस्ट दी थी। तो वो क्या करते हैं, उनके पास लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट है, वो उसकी यूनिफॉर्म भी पहन सकते हैं, अवार्ड मिलता है तो पहन के भी जाते हैं, बट उसकी उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। तो ऐसी उसको क्या बोलेंगे, ऑनररी, अवैतनिक। नेक्स्ट चैरिटी, हमें पता ही है कि वो व्यक्ति बहुत चैरिटी करता है, दान देता है। चैरिटी मतलब दान देना। तीसरी तरफ क्या, फ्रीलांस। फ्रीलांस फ्रेंड्स आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई आजकल पत्रकार होता है या फिर कोई प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति है, तो वो क्या है कि ट्रेडिशनल नौकरी करने का तरीका क्या था कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करने लग जाएगा, वो उसके लिए ही काम करेगा और उसको उसी कंपनी से तनख्वाह मिलेगी। लेकिन आजकल क्या हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, वो किसी एक न्यूज एजेंसी को दे देगा कुछ अमाउंट में, फिर वो साथ साथ में कोई दूसरा जो दूसरी कंपनी के लिए भी काम कर लेगा। तो इस ऐसे काम करने का तरीका बोलते हैं फ्रीलांस। तो स्वतंत्र रूप से काम करने वाला व्यक्ति क्या होता है, फ्रीलांस, कि वो व्यक्ति एक साथ 5 प्रोजेक्ट कर रहा है 5 डिफरेंट कंपनीज के लिए, और अगले दिन हो सकता है वो काम ही नहीं करे, उसको रेस्ट करना हो, तो वो किसी भी एक कंपनी से बाउंड नहीं है, तो उसको बोलेंगे फ्रीलांस। नेक्स्ट तरफ स्टार्टअप। स्टार्टअप्स तो हमें पता ही आजकल स्टार्टअप्स का जमाना है, जितने पेटीएम वगैरह हैं, ये सब स्विगी, कौन थे स्टार्टअप ही थे। तो स्टार्टअप हम किसको बोलेंगे, शुरुआती व्यवसाय को। कोई भी काम शुरू हुआ है बिजनेस, उसको स्टार्टअप बोलेंगे। हालांकि टेक्निकल सेंस में इसकी डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है कि इतना अमाउंट होना चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए। इंग्लिश में हमें वो देखने की जरूरत नहीं है। तो होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे। चैरिटी तो क्या होता है, दान। फ्रीलांस अपने हिसाब से काम करने वाला। स्टार्टअप शुरुआती व्यवसाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अवैतनिक, ऑनररी, ऑनररी। नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, ए नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। ए नेचुरल रिजर्व फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, एक कोई एरिया है उसको सरकार ने रिजर्व कर दिया गया है कि सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स के लिए है, यहाँ पे मनुष्य का इंटरफेरेंस होगा वो लिमिटेड होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन है आपके असाइलम, सेकेंड है सेंचुरी, तीसरा है ओएसिस, फोर्थ है रिट्रीट। अब इसमें से असाइलम जो वर्ड है ये भी ऑलरेडी कवर हुआ हुआ है, रिट्रीट भी लास्ट वीडियो में कवर रिपीट हुआ हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए इसको वापस से बता देता हूँ। असाइलम क्या होता है, असाइलम होता है ए हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि जो व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार थे उनका इलाज करने के लिए जो स्पेशल हॉस्पिटल होता है उसको हम असाइलम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, पागल खाना। देखो वर्ड्स कुछ कुछ इंग्लिश के अंदर, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज है तो वो हमें अजीब से लगते हैं, पर उसको आप हिंदी वर्ड से भी, हिंदी मीनिंग से एसोसिएट करोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे। असाइलम, मेंटल असाइलम, पागल खाना। जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से एसोसिएट कर ले चाहिए कि असाइलम, असाइलम वर्ड सुनते ही आपको ये पिक्चर माइंड में आनी चाहिए। दूसरा वर्ड असाइलम का क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश में शरण ली है, शरण मांगी, उसको भी हम असाइलम बोलते हैं कि उसने वहां के लिए असाइलम मांगी है। नेक्स्ट वर्ड है सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है, एन एरिया वेयर वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड इनकरेज टू प्रोड्यूस यंग, कि एक ऐसा एरिया जहां पे जो जंगली पक्षी हैं या फिर जानवर हैं उनको सुरक्षा दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है। कैसे सुरक्षा दी जाती है कि यहाँ पे भी कोई दूसरा बाहर के लोग नहीं आएंगे, उनके मूवमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जंगली जानवर को जहां जाना है जहां आना है वो आ जा सकेंगे, और उनको इनकरेज किया जा सकता है कि वो फ्रीली घूमें और ज्यादा से ज्यादा अपने तरह के बच्चे पैदा करें। जैसे हम टाइगर हो गए तो टाइगर के लिए टाइगर रिजर्व होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया टाइगर्स के लिए ताकि उनकी वृद्धि हो सके। जैसे कि आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि ये सेंचुरी किसके लिए, बारहसिंगों के लिए है। डियर होते हैं ना, एंटलर के साथ होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंचुरी। अब हिंदी से याद कर लीजिए, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य तो हमने सुना ही होगा, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में हम सुनते हैं। ओएसिस, ओएसिस क्या होता है, एन एरिया इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो। ये चारों तरफ तो रेगिस्तान है, जैसे इस पिक्टोग्राफ में देखो चारों तरफ रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कुछ भी पैदा नहीं होता है, बीच में थोड़ी सी जगह थोड़ा सा पानी है, और सिंस पानी है तो इसलिए चारों तरफ पेड़ भी हैं और पौधे भी हैं। अब पौधे क्या, डेजर्ट है तो छोटी हाइट के होते हैं, और पेड़ जैसे खजूर जैसे लिमिटेड ही होते हैं, बट इस एरिया को क्या बोलते हैं, ओएसिस। तो ये आप पिक्टोग्राफ यूज कीजिए कि, और जैसे बहुत सारी सिटीज आपने देखा होगा जो गल्फ की हैं आज के टाइम, तो जैसे दुबई वगैरह में काफी डेवलपमेंट हो गया, स्टार्टिंग में ये ओएसिस के किनारे ही बसे हुए थे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मरु उद्यान। मरु के बीच में, मरु मीन्स डेजर्ट, बीच में उद्यान मीन्स गार्डन, तो रेगिस्तान के बीच में गार्डन जैसी फीलिंग वाला एरिया, पानी है, हरियाली है, उसको बोलेंगे ओएसिस।
नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिट्रीट। रिट्रीट का क्या मीनिंग होता है? ए क्वाइट प्राइवेट प्लेस दैट यू गो टू इन ऑर्डर टू गेट अवे फ्रॉम यूजुअल लाइफ। एक ऐसी शांति प्रिय जगह जहां पे आप रोजमर्रा की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप काम करते करते थक गए हो, 6 दिन के 5-6 महीने बाद में आप कहीं घूमने गए, गोवा गए, तो वो क्या है? आपकी रिट्रीट है। वो कुछ लोग क्या इतने पैसे वाले होते हैं, उनके पास रिट्रीट होम होता है, उनका खुद का एक ऐसा होम होता है। जैसे मुंबई के लोगों के पास अक्सर अलीबाग में घर होता है या लोनावाला में होता है, वहां वो चले जाते हैं बारिश के मौसम में। जैसे आप इस पिक्चर से देख रहे हो कि ये क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस रिट्रीट है। यहाँ लोग जा रहे हैं योगा करने के लिए। कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। 5-7 दिन रहेंगे, जब उनको वापस फ्रेश फील होगा, वापस आके अपनी रोजमर्रा की लाइफ ज्वाइन कर लेंगे। तो रिट्रीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आश्रय स्थल। तो ए नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स क्या होगा? असाइलम क्या होता है? पागल खाना। ओएसिस क्या होता है? मरु उद्यान, रेगिस्तान के बीच में हरियाली और पानी। रिट्रीट क्या होता है? किसी जगह पे अपनी यूजुअल लाइफ से को छोड़ के थोड़ा दिन रिफ्रेश होने के लिए चले जाना, और उसको बोलते हैं रिट्रीट। तो आंसर इसका क्या हो गया? अभ्यारण्य, सेंचुरी। नेक्स्ट वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए पेकुलियर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज विच इज पेकुलियर टू ए स्पेसिफिक रीजन। पेकुलियर मतलब खास किस्म की लैंग्वेज जो एक जो एरिया है उसके अंदर ही बोली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज की, भाषा की वो फॉर्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही बोली जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है लिंगो, सेकंड है स्लैंग, थर्ड है डायलेक्ट, फोर्थ है जार्गन। ये चारों वर्ड्स अक्सर पूछे जाते हैं और इनमें कोई खास आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बोलेंगे लिंगो। लिंगो क्या होता है? एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। कि फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर से मेडिसिन और डॉक्टर से रिलेटेड बातें करेंगे। कोई पुलिस ऑफिसर है या पुलिस के लोग हैं वो अपनी ही बातें करेंगे। कोई वकील है तो वो कानून की बातें करेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? लिंगो। ऐसे शब्दों को कि कोई एक्सप्रेशन जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल यूज करते हैं वो होता है लिंगो। एक व्यवसाय विषय से संबंधित शब्द समूह है, उनको क्या बोलते हैं? लिंगो। नेक्स्ट क्या होता है? स्लैंग। स्लैंग तो हमने सुना होगा कि यार ये वर्ड है, स्लैंग है। तो मीनिंग क्या होता है? वेरी इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस that are more common in spoken language, especially used by particular group of people, for example children, soldiers, etc. कि जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी है, स्टैंडर्ड जो शुद्ध शब्द हैं, उनकी जगह हम ऐसे शब्द यूज करते हैं जो बोलचाल में अक्सर प्रचलित हो गए हैं। जैसे यूथ लोग हैं तो वो एक दूसरे को थोड़ी गाली गलौज टाइप के शब्द बोलते हैं, या फिर कोई जो ऐसा शब्द होता है उसका मीनिंग तो कुछ और होता है, लेकिन यूथ उसको इनडायरेक्टली किसी और चीज के लिए बोलते हैं, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं हम स्लैंग। हिंदी में क्या मीनिंग है इसका? बोलचाल की भाषा। तीसरा क्या है? डायलेक्ट। अभी डायलेक्ट पता ही होगा कि जो हमारा लिंग्विस्टिक सर्वे होता है, भाषाओं का सर्वे होता है, तो उसमें अक्सर हम क्या बोलते हैं कि इतनी इंडिया में लैंग्वेज है और इतने डायलेक्ट है। तो डायलेक्ट क्या होता है? द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन वन एरिया विद ग्रामर, वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ द सेम लैंग्वेज। अब फ्रेंड्स, ये जो इंग्लिश में जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उसके अंदर इंग्लिश मीडियम के भी लोग हैं, हिंदी मीडियम के भी लोग हैं, तो इसलिए मैं बाइलिंगुअल ही ज्यादातर मैं चीजों को बताता हूँ। और जो इतना लंबा चौड़ा जो एक्सप्लेनेशन है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है कि जहाँ जिस चीज का एक्सप्लेनेशन लंबा चौड़ा होता है, उस चीज की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और दिमाग में बैठ जाएगी। तो डायलेक्ट क्या होता है? लैंग्वेज का वो फॉर्म जो एक एरिया में बोला जाता है, उसकी ग्रामर भी मेन लैंग्वेज से अलग हो सकती है, कुछ जो शब्दावली है वो भी मेन लैंग्वेज से अलग हो सकती है, और उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो भी दूसरी लैंग्वेज से अलग हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे डायलेक्ट। हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? उपभाषा। एक भाषा की थोड़ा कुछ कुछ चीजें उसके अंदर अलग रहेंगे तो उसको उपभाषा बोलेंगे। बाकी चीजें मेन लैंग्वेज से मिलती जुलती रहती है। जैसे हिंदी है तो हिंदी हमें पता ही है कि भाई हिंदी की लैंग्वेज है, लेकिन अवधी या फिर ये जो हम जो यूपी के अंदर बहुत सारी जो भाषाएं होती हैं, भोजपुरी हो गई, तो वो क्या है? हिंदी की डायलेक्ट है, उपभाषा है। अगर हम उनको सुनेंगे तो हमें लगेगा कि कुछ कुछ शब्द अलग यूज करें, लेकिन हमें ऑलरेडी उनका मीनिंग समझ में आ जाता है। ये होती है डायलेक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जार्गन। तो हम बोलते हैं ना कि कई बार कोई बंदा बोलता है, टेक्निकल लैंग्वेज बोलता है, तो बोलते हैं कि जार्गन मत सुना यार, स्टॉप दिस जार्गन। तो जार्गन का मीनिंग क्या होता है? वर्ड और एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप ऑफ पीपल एंड आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। कि ऐसे शब्द या एक्सप्रेशन
जो एक ही पैसे के लोग समझते हैं, दूसरे लोग नहीं समझ पाते, तो उसको हम जार्गन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट शब्दावली। फॉर एग्जाम्पल, दो डॉक्टर आपस में बात करें तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का अलग मीनिंग होता है, वो हमने सुने ही नहीं होते हैं, तो ऐसी शब्दावली क्या होती है? जार्गन होती है। वो किसके लिए बनी होती है? आम लोगों को समझने के लिए बनी ही नहीं होती है, उन प्रोफेशन के लोगों के लिए ही होती है। तो अब इसका अपना आंसर क्या होगा? पेकुलियर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज विच इज पेकुलियर टू स्पेसिफिक रीजन। लैंग्वेज की वो फॉर्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली आंसर इसका होगा डायलेक्ट। गवर्नमेंट रन बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कि ऐसी सरकार जो थोड़े से गिने चुने लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस क्या है? एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची, प्लूटोक्रेसी एंड मोनार्की। आगे बढ़ने से मैं बताऊंगा कि जहां पे भी रूट वर्ड क्रेसी, CRACY, क्रेसी एज ए सफिक्स आता है या RCH ये आता है, आर्ची आता है, तो इसका मीनिंग हमेशा क्या होता है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होता है। मैंने एक क्रेसी रूट वर्ड पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके आप जरूर देखिए, उसमें मैंने इन वर्ड्स को सभी को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने वो देखा होता तो इसको ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओलिगार्की क्या होता है। ओलिगार्की का क्या मीनिंग होता है? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, कि गवर्नमेंट का ये सिस्टम जिसमें कुछ एक लोग पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, उनके पास सारी पावर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगार्ची। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखो कि ये जो 3 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, इनके पास ही सारी पावर्स हैं, ये पूरे देश को यही कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओलिगार्ची। हिंदी से याद कीजिएगा, इसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। अब तो आपको याद हो गया होगा, कुलीन तंत्र के बारे में आपने सुना होगा कि कुछ कुछ लोग मिलके पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे सिस्टम क्या बोलते हैं? ओलिगार्ची। सेकंड वर्ड क्या है? एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी को आप रूट वर्ड्स में डिवाइड कीजिए। एरिस्टो मीन्स नोबल्स और क्रेसी मीन्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट बाय नोबल्स, कि जो नोबल टाइप के जो हैं सामंत लोग हैं, या उनके द्वारा जो सरकार होती है, राजा महाराजे होते हैं, प्रिंस होते हैं, तो उनके द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हो कि 11वीं-12वीं शताब्दी में जो पूरे यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सबके अंदर क्या था? एरिस्टोक्रेसी ही थी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अभिजात तंत्र। तो ओलिगार्ची में क्या होगा? लिमिटेड लोग, जरूर नहीं कि वो कोई राजा खानदान से या फिर नवाब या उस टाइप के लोग हो, लेकिन कुछ लोग जो पावरफुल है पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। एरिस्टोक्रेसी में क्या होते हैं? जैसे नवाब हो गए, राजकुमार हो गए, या रजवाड़ी खानदान के लोग हो गए, तो वो सब ही रूल करते हैं, तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। अब ये प्लूटोक्रेसी को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? प्लूटो प्लस क्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी क्या होगी? गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री। एक ऐसा सिस्टम जो उसके अंदर जो देश में सबसे पैसे वाला व्यक्ति है वो रूल करेगा, तो उसको हम बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। हिंदी में इसका क्या मीनिंग है? धनिक तंत्र। अब देखो, धनिक से आपको पता चल रहा है कि ऐसा कोई तंत्र जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है वो राज करता है, वो होता है प्लूटोक्रेसी या धनिक तंत्र। नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की। मोनार्की में आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। मोनार्की क्या होता है? MONARCH। ये मोनार्ची नहीं, मोनार्की पढ़ा जाता है। CH यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? कैक की तरह होता है। तो मोनार्की, मोनार्की मीन्स रूल बाय किंग और क्वीन, कि जहाँ पे राज लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा नहीं होता, जबकि राजा या रानी के द्वारा होता है, उसको हम बोलते हैं मोनार्की। हिंदी में इसको बोलते हैं राजशाही। जैसे हम बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया है, वहां पे अभी भी राजा है, वो रूल करता है, तो उसको बोलेंगे मोनार्की। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पिक्टोग्राफ मैंने इसलिए चूज किया है कि इसमें दो चीजें, इधर मोनार्क है, इधर ओलिगार्क है। ये ओलिगार्ची है, ये मोनार्की है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? मोनार्की में क्या होता है? हमेशा एक ही व्यक्ति होता है जिसमें सारी पावर्स होती हैं, तो वो होती है मोनार्की। जैसे सऊदी अरबिया का किंग है, वो सारे डिसीजंस ले सकता है, सारी पावर्स उसके बाद, वो मोनार्की। ओलिगार्ची में क्या होता है? कुछ लोग होते हैं, एक नहीं, एक से ज्यादा कुछ लोग होते हैं, वो ओलिगार्ची होती है। तो गवर्नमेंट रन बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। एरिस्टोक्रेसी तो नोबल से होती है, यहाँ नंबर से लेना देना ही नहीं है, कई सारे नवाब हो सकते हैं। जैसे एरिस्टोक्रेसी में क्या होता था कि भाई पूरा एक देश है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, हर टुकड़े का एक नवाब होगा, वो उस पर रूल करेगा, लेकिन वो मेन राजा के अंडर आएगा, तो वो एरिस्टोक्रेसी होती थी। ओलिगार्ची द गवर्नमेंट बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। प्लूटोक्रेसी क्या होती है? जो सबसे पैसे वाला है वो राज करेगा। मोनार्की एक ही व्यक्ति राज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हो
तो उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, उसको पार्ट्स में ब्रेक करो और उनका मीनिंग समझो, हिंदी के अंदर आपका काम बन जाएगा। फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई हैं मैन उनका रिटन अकाउंट, कि उनके बारे में लिखा गया है इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कि ये राजा था उसके टाइम पे वो पैदा हुआ तो ये इवेंट हुई, इतने साल पे वो गद्दी पे बैठा, उसके बाद उसने ये युद्ध लड़ा, उसके अंदर जीता या हारा। तो इस ऑर्डर में जो हिस्टोरिकल चीजों को रिकॉर्ड किया रहता है तो उसको रिटन अकाउंट को क्या बोलेंगे? ऑप्शन 1 है रजिस्टर, ऑप्शन 2 है जर्नल, तीसरा है क्रोनोलॉजी, फोर्थ है क्रॉनिकल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस 1 एंड 2 तो आपको क्लियर ही हैं कि ये तो नहीं हो सकते, बचते हैं ऑप्शन 3 और 4। तो रजिस्टर हमें पता ही है, रजिस्टर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो फिजिकल रजिस्टर कि रजिस्टर में कोई डाटा मेंटेन होता है, एक होता है वर्ब टू रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ या किसी के साथ रजिस्टर करना, कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। दूसरा जर्नल, जर्नल क्या होता है? जर्नल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो बोलते हैं कि ही कीप से या फिर मेंटेन से जर्नल, तो जर्नल मीन्स वो डायरी मेंटेन करता है उसमें लिखता है, या फिर एक जर्नल हो सकता है। जर्नल क्या हो सकता है? मेडिकल जर्नल, कि एक ऐसा न्यूज़पेपर या पत्रिका जो सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड की न्यूज को कवर करती है, जैसे मेडिकल जर्नल है। तो ऐसा एक अखबार आएगा, उसको सिर्फ डॉक्टर ही खरीदते हैं, उसके अंदर क्या लिखा रहता है कि उस महीने के अंदर या उस सप्ताह के अंदर जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो नई नई न्यूज आई है, कोई नया डेवलपमेंट हुआ है या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको हम बोलते हैं जर्नल। तीसरा क्या है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स कोई भी इवेंट्स को हम एक टाइम के हिसाब से अरेंज करें, सबसे पहले क्या आया उसके बाद में क्या आया, तो उसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी। फॉर एग्जांपल ये क्रोनोलॉजी है कि सुबह 7 बजे 7:30 बजे कोई उठेगा, 8 बजे ब्रेकफास्ट करेगा, रात को 9:30 सो जाएगा, तो क्या है? क्रोनोलॉजी। चीजों को टाइम के हिसाब से ऑर्डर में अरेंज करना। क्रॉनिकल क्या होता है? आपने बहुत सारी मूवीज में देखी होगी, द नार्निया क्रॉनिकल, और तो क्रॉनिकल का क्या मीनिंग होता है? ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इन विच दे हैपेंड, कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है जो किस ऑर्डर में हुई है उनका उल्लेखन करना, अभिलेखन करना क्या होता है? क्रॉनिकल। कालक्रम से अभिलेखन करना क्या होता है? क्रॉनिकल। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा? फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। रजिस्टर होगा नहीं, जर्नल होगा नहीं, क्रोनोलॉजी होगा नहीं, क्रॉनिकल करेक्ट आंसर होगा। और इनकेस अगर क्रॉनिकल यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तो अपना फिर जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अपना क्या होता था? क्रोनोलॉजी। उस केस में हमें क्रोनोलॉजी करना, बट यहाँ पे सिंस क्रॉनिकल दिया हुआ है तो यही बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था ए यंग पर्सन ट्रेंडिंग टू कमिट क्राइम पर्टिकुलर माइनर क्राइम, तो उसको क्या बोलेंगे? कि कोई ऐसा बच्चा जो 18 साल का नहीं हुआ हो और उसमें अपराध करने की प्रवृत्ति है, और वो अपराध कैसे होंगे? बहुत ज्यादा बड़े क्राइम नहीं होंगे, हो भी सकते हैं बट मेनली जैसे छोटे मोटे क्राइम, किसी लड़के आ गया, टीचर को गाली दे दी, या फिर उसमें रूल्स को फॉलो करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है पहला डेलिंक्वेंट, दूसरा कन्विक्ट, तीसरा है क्रिमिनल, फोर्थ है डेरेलिक्ट। तो देखते हैं डेलिंक्वेंट क्या होता है। डेलिंक्वेंट क्या होता है? ए यंग पर्सन हु टेंड्स टू कमिट क्राइम, एक बच्चा या जवान व्यक्ति जो अपराध करने की प्रवृत्ति रखता है, उससे ऐसे लोगों की संगत में रहता है कि उनके साथ साथ उससे भी अपराध हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे डेलिंक्वेंट। हिंदी में इसका मीनिंग आप इससे याद कीजिए, बाल अपराधी। डेलिंक्वेंट मीन्स बाल अपराधी। सेकंड कन्विक्ट। कन्विक्ट का तो एज से लेना देना ही नहीं है, यंग पर्सन लेना देना ही नहीं है। कन्विक्ट क्या होता है? एक तो कन्विक्ट करना होता है, वर्ब होती है, तो कन्विक्ट करना क्या होता है कि जज फैसला सुनाता है कि मैं तुम्हें दोषी करार देता हूं, तुम्हें 2 साल की जेल होगी, तो वो होता है कन्विक्ट करना, वर्ब। और कन्विक्ट व्यक्ति कौन सा होता है? जिसको अपराधी ठहरा दिया गया है, जो जेल में चला गया, वो कन्विक्ट है, कन्विक्ट्स। क्रिमिनल गुनहगार, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट क्या होता है? डेरेलिक्ट मीन्स कोई व्यक्ति है, कोई सरकारी ऑफिसर है, उसको कोई काम करना चाहिए था, जैसे पुलिस है, पुलिस को क्या करना चाहिए था कि ट्रैफिक रूल्स को मेंटेन करना है, कि कोई व्यक्ति लाल बत्ती क्रॉस करके नहीं जाए, बट कोई पुलिस वाला है अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसने अपनी जिम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डेरेलिक्शन कर दिया है, उनको डेरेलिक्ट कर दिया, उनको परित्याग कर दिया, उसको बोलेंगे हम डेरेलिक्ट। तो यंग पर्सन ट्रेंडिंग टू कमिट क्राइम पर्टिकुलरली माइनर वंस, करेक्ट आंसर क्या होगा? डेलिंक्वेंट। और हम अक्सर वैसे भी आजकल बोलते हैं कि डेलिंक्वेंट क्राइम्स आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, कि स्ट्रीट गलियों को, रोड को क्रॉस करना लापरवाही से, उसको हम क्या बोलेंगे? ये तो मैं बोलूंगा कि आजकल आप देखिए कि
ये तो हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया पे भी ऐसे वर्ड्स रहते हैं कि जे वॉकिंग चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे। तो आपको एक सोशल अवेयरनेस रखना भी जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन है पहला कैट वॉक, सेकंड है जे वॉक, तीसरा है स्ट्रोल, फोर्थ है वेंडर। तो सबसे मैं बोलूंगा केट वॉक। केट वॉक हमें पता है क्या होता है। केट वॉक हम अक्सर क्या बोलते हैं कि फैशन है, मॉडल है, वो क्या केट वॉक करें, जबकि ऐसा नहीं होता है। उस वॉक को केट वॉक नहीं बोलते, हम गलत समझते हैं। जो एक पतला सा और लंबा सा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे जो मॉडल्स वॉक करके आती हैं उसको बोलते हैं हम केट वॉक। तो उसके ऊपर ये जो वॉक करते हैं उससे नहीं बोलते। तो केट वॉक ये होती है कि पतले और नैरो से के ऊपर वॉक करके आना, लोगों को दिखाना जो नई नई ड्रेसेस, उसको बोलते हैं केट वॉक। जे वॉक, JAY, जे वॉक क्या होता है? टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, कि कोई व्यक्ति पैदल पैदल सड़क क्रॉस कर रहा है इधर उधर देखे बिना। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए कि दोनों व्यक्ति फोन में लगे हुए हैं और फोन में देखते देखते रोड क्रॉस कर रहे हैं, पीछे से व्हीकल आ रहा है लेकिन फिर भी देख नहीं रहे। इसको बोलते हैं जे वॉकिंग। और जे वॉकिंग के कारण आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में भी रहता है। और जे वॉकिंग स्पेशली जब से मोबाइल फोन्स का जमाना आया है तब से बढ़ गई है, क्योंकि लोग फोन में घुसे रहते हैं और रोड पे रोड क्रॉस करते रहते हैं, इधर उधर देखते नहीं है। तीसरा क्या है? स्ट्रोल। स्ट्रोल क्या होता है? इस पिक्चर को देखिए, आपको क्या पता चल रहा है। स्ट्रोल वो होता है कि दो व्यक्ति घूमने निकलते हैं और उनको घूमने से चलने से कोई मतलब नहीं है, वो आनंद के लिए चल रहे हैं, कभी स्लो चल लेंगे, इधर उधर चीजों को एंजॉय करते चल रहे हैं। जैसे इन दोनों ने अपने हैंड्स पकड़े हुए आराम से लेजर के साथ आराम से एंजॉय करते करते चल रहे हैं, लेजरली वॉक है। इससे कोई वो नहीं है कि जैसे भाई कुछ एनर्जी बर्न होगी या फिर हेल्दी रहेंगे। उसको हम स्ट्रोल बोलते हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि चलो यार थोड़ा सा बाहर घुमाते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, तो वो होता है स्ट्रोल। फोर्थ ऑप्शन क्या है? वेंडर। वेंडर क्या होता है? टू वॉक स्लोली अराउंड और टू ए प्लेस ऑफन विदाउट एनी पर्टिकुलर सेंस ऑफ पर्पज और डायरेक्शन, कि धीरे धीरे किसी जगह जाना और पता नहीं होना कि हम कहाँ पे हैं, कौन सी दिशा में कहाँ जा रहे हैं, फिर भी इधर उधर घूमते रहना, उसको बोलते हैं वेंडर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भटकना। कि कोई व्यक्ति भटक गया है, या फिर कोई लोग, जैसे हम अक्सर ट्रैकिंग पे जाते हैं तो वहां पे जाके हमें नहीं पता होता लेकिन अच्छी हरियाली दिखती है, पहाड़ दिखते हैं, अच्छा व्यू दिखता है, तो हम इधर से उधर भटकते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं वेंडर। तो टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, कैट वॉक तो अलग ही होता है। स्ट्रोल क्या होता है? स्लोली स्लोली वॉक करना एंजॉय करते हुए। वेंडर क्या होता है? भटकना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जे वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था ट्रेवलिंग अंडर ए नेम अदर देन वंस ओन, कि किसी भी बस में या ट्रेन में या फ्लाइट में ट्रेवल करना अपने अपनी जगह किसी दूसरे के नाम के अंडर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है इनक्रेडिबल, दूसरा है इनकॉग्निटो, तीसरा है इम्प्रॉम्प्टू, फोर्थ है इनविजिबल। इसमें से अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होता तो इम्प्रॉम्प्टू मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है, इनक्रेडिबल भी कवर करवाया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इनक्रेडिबल का क्या मीनिंग होता है। तो अभी हमने एक वर्ड देखा था क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी पे भी भरोसा कर लेता है। दूसरी तरफ वर्ड होता है इनक्रेडिबल, तो इसको हम कैसे रूट वर्ड में डिवाइड करेंगे? इन प्लस क्रेडिबल। तो जो ये वर्ड बनता है क्रेडिबल, CREDIBLE, तो क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है? विश्वसनीय। कि किसी व्यक्ति की ऐसी बात है जो विश्वसनीय लग रही है तो उनको बोलते हैं इनक्रेडिबल, क्रेडिबल सॉरी। और इन लगा देंगे तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। तो इनक्रेडिबल मतलब ऐसी कोई बात जिसपे हम भरोसा नहीं कर सके, उसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल का क्या मीनिंग होगा? अनबिलीवेबल। और हिंदी में इसका क्या मीनिंग है? अतुल्य। जैसे मैं को आपको ऐसी कोई बात बताऊं कि मैं आपको कोई ट्रिक बताऊं कि आप एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो आपको क्या वो बात इनक्रेडिबल लगेगी, भरोसे करने लायक नहीं लगेगी। इसी हिसाब से जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कैंपेन चला रही है, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। उसके अंदर वो क्या बोल रही है कि तुम आके देखो कि भी राजस्थान है ये कितना सुंदर है, ताजमहल कितना सुंदर है, कि आप उसको भरोसा नहीं कर पाओगे क्योंकि वो अनबिलीवेबल है कि इतनी सुंदर और इतनी अच्छी भी कोई बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम? इनक्रेडिबल। सेकंड क्या है? इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो वर्ड हमें वैसे ही आता है क्योंकि ब्राउजर में इनकॉग्निटो फीचर होता है, वो हमें सब पता ही है कि उसमें जो सर्च की हिस्ट्री होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो इनकॉग्निटो का मीनिंग क्या होता है? इन ए वे दैट प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम फाइंडिंग आउट हु यू आर, कि कोई भी काम इस तरीके से करना जिसमें आपकी जो पहचान है वो गुप्त रहे, किसी लोगों को पता नहीं चले, उसको हम बोलते हैं इनकॉग्निटो। कैसे? फॉर एग्जांपल उसमें इंक्लूड क्या है? अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप किसी दूसरे के नाम के अंडर जा रहे हो तो वो भी इनकॉग्निटो है। फॉर एग्जांपल
इस पिक्टोग्राफ में आप देख सकते हो कि ये मुंबई मेट्रो का सीन है। तो उसमें अक्षय कुमार ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ है, तो किसी को भी पता नहीं चला। तो ये इनकॉग्निटो मतलब गुप्त रूप से ट्रेवल कर रहा है, किसी को पता नहीं चल पा रहा है अक्षय कुमार है। तो इसको क्या बोलते हैं, गुप्त रूप से क्या बोलते हैं, इनकॉग्निटो। तीसरा क्या है, इम्प्रॉम्प्टू। ये भी मैंने ऑलरेडी पहले कवर करवाया हुआ है। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, बिना तैयारी के। ये अक्सर किस लिए यूज होता है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच होती है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लीडर है, उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया कि इस बारे में 2 शब्द बोलो या फिर इसके बारे में स्पीच दो, तो वो उसी टाइम स्पीच बना के बोलता है। जो थॉट्स आते हैं उसके माइंड में उनको अरेंज करके बोलता है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, बिना किसी तैयारी के भाषण देना। और इसका एक वर्ड मैंने ऑलरेडी भी बताया था कि एक्सटेम्पोर स्पीच होती है, वो भी इम्प्रॉम्प्टू ही होती है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनविजिबल। इन प्लस विजिबल। विजिबल मीन्स जो दिखता है, इन मीन्स नेगेटिव एंटोनिम हो जाएगा, तो इनविजिबल क्या होगा, अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है। तो ट्रेवलिंग अंडर ए नेम अदर देन वंस ओन, तो ऑब्वियसली इनक्रेडिबल, अतुल्य, जिसपे भरोसा नहीं किया जा सके। इम्प्रॉम्प्टू, बिना किसी तैयारी के। इनविजिबल, अदृश्य। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 इनकॉग्निटो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस। ये मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा टफर साइड पे है, कि किसी भी चीज का या व्यक्ति का पतन होना जो इंसाफ के पक्ष में हो। कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई रूलर आ गया या फिर कोई पुराने टाइम में कोई राजा था, वो बहुत ही क्रूर होता था, सारे फैसले गलत लेता था, लोगों को बहुत ज्यादा दंड देता था, तो उसका अगर पतन हो गया तो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं सही हुआ, यही इंसाफ होना चाहिए था, उसके साथ वही होना, तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन क्या है, नेमेसिस। दूसरा क्या है, कैथारसिस। तीसरा है पैराडॉक्स। फोर्थ है क्लाइमेक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेमेसिस। नेमेसिस का मीनिंग क्या होता है, पनिशमेंट और डिफीट दैट इज डिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। कि ऐसा कोई दंड या कोई ऐसी कोई हार जो वो व्यक्ति डिजर्व करता है, कि उस व्यक्ति ने ऐसे काम किए हैं, उसके हिसाब से उसको वो दंड मिलना ही चाहिए, वो दंड उसको अभी मिल रहा है, और दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति ने इतना कोई गलत काम किया है, किसी का मर्डर किया है, तो उसको जेल होनी ही चाहिए, वही इंसाफ के फेवर में है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेमेसिस। हिंदी में क्या बोलेंगे, अपरिहार्य दंड। ऐसा दंड उस व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। सेकंड क्या हुआ, कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल थ्रू प्लेज और अदर आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, एज ए वे ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम एंगर, मेंटल पेन एटसेट्रा। कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, उसने कोई ऐसा प्ले देखा तो उसके आंसू आने लगे, आंसू के साथ जो उसके अंदर की जो एंगर था, गुस्सा था, या फिर जो दिमाग में टेंशन थी, वो रिलीज होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैथारसिस। हिंदी में बोलेंगे भाव विरेचन। कि कोई भी ऐसा प्ले या कुछ जो अपने भावनाओं को विरेचन करता है। तीसरा क्या है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स हम सबने पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह देखते हैं कि ये कैसा पैराडॉक्स है। तो पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है, ए पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट हैज टू ऑपोजिट फीचर्स एंड देयरफॉर सेम्स स्ट्रेंथ। कि कोई ऐसी चीज उसके दोनों पहलू हैं, एक पहलू अच्छा है, दूसरा बुरा है, तो आदमी उसको समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, कि इसमें ये अच्छी चीज भी है, ये बुरी भी चीज है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति पैराडॉक्स कहलाती है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास। कि एक चीज से हमें अलग अलग आभास हो रहे हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, तो दोनों विरोध आभास हो रहे हैं, तो विरोधाभास क्या होता है, पैराडॉक्स। फोर्थ क्या है, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स तो हमें पता ही है कि जैसे मूवी के लिए हम बोलते हैं कि मूवी का क्लाइमेक्स क्या रहा, मतलब मूवी की एंडिंग क्या रही, चरम बिंदु क्या रहा, वो होता है क्लाइमेक्स। तो डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, कि किसी व्यक्ति का पतन जो इंसाफ के हित में हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली आंसर होगा नेमेसिस। अब फ्रेंड्स, अगर ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक दो पूछे जाएं जिसमें आप नहीं कर पाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पे आपको इंग्लिश का मास्टर नहीं बनना है। हालांकि आप मेरी सीरीज फॉलो करोगे तो आपको वोकैबुलरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे 24 या इस साल में 24 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे। जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टफ होता है वो 1 या 2 होते हैं। तो अगर 1 या 2 अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेलेक्ट क्वेश्चंस तो हर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, मार्क्स तो उसके बराबर ही मिलते हैं। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए और बाकी क्वेश्चंस आप सही करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। हस्क जानते हो आप क्या होता है, कोई भी अनाज होता है उसके ऊपर का जो छिलका, और ग्रेन मीन्स दाना। तो जो
अनाज के ऊपर का छिलका हटाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट है विलो, सेकंड है विनो, तीसरा है विप, फोर्थ है विस्क। अब इसके अंदर से जो बाकी वर्ड्स है वो तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है ही नहीं, आपको जस्ट आना चाहिए। जैसे विनोइंग होती है, हम पढ़ते हैं 7वीं 8वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विलो, WILLO। तो विलो का क्या ध्यान रखना है? विलो एक ऐसा ट्री होता है जिसमें बड़े पत्ते, ये जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं पतली और लंबी, और इस टाइप का जो दिखता है उसको विलो बोलते हैं। तो विलो तो क्या एक ट्री होता है, तो ऑप्शन खत्म। विनो क्या होता है? विनोइंग, WINNOWING। विनो क्या होता है कि हम अनाज को ऊपर से गिराते हैं ताकि अनाज नीचे गिरेगा, क्योंकि हैवी होता है और हवा चल रही होती है तो छिलके दूर जाके गिरेंगे, तो उसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं? अनाज के छिलके को हम दूर करते हैं। ये तो पिक्चर में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता था, पुराने टाइम पे मशीन्स यूज नहीं होती थी। आजकल विनोइंग किससे होती है? मशीन्स के थ्रू होती है। विप क्या होता है? चाबुक। तो विप वर्ब क्या होगी? किसी को चाबुक से मारना, क्या होगी? विप बोला जाएगा। विस्क क्या होता है? जैसे फेंटना होता है, जैसे अंडो अंडो को बीट करके उन्होंने फेंटना होता है, कॉफी को होता है, तो उसको विस्क करना बोलते हैं। या एक विस्क क्या होता है? कोई काम को फट से कर लेना, कोई अचानक से बहुत ज्यादा मूवमेंट हो तो उसको विस्क बोलते हैं। तो टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन क्या होगा? ऑब्वियसली विनो होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो 2020 में पूछे गए थे। 2021 में CPO-SI का एग्जाम हुआ नहीं था कोविड के कारण, तो 221 और 22 का एक साथ एग्जाम हुआ था, तो 22 की सीरीज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब अपनी पिछली TCS सीरीज में 2 ही बचती हैं, 19 और 18 की सीरीज, वो भी मैं इसी वीक में दोनों वीडियोज अपलोड कर दूंगा। इसके साथ ही अपनी जो प्रीवियस जो 5 इयर्स की या 6 इयर्स की TCS की सीरीज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की पूरी हो जाएगी। उसके बाद में ईडियम्स को कवर करने वाला हूँ। ईडियम्स के बाद में हम एंटोनिम सिनोनिम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ अपनी एक जो रूट वर्ड्स के थ्रू वोकेबुलरी की एक पैरेलल सीरीज चल ही रही है, उसमें डेली एक नया वीडियो आता है, वो भी आप जरूर देखते रहिए। मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, तो उन्होंने बोला कि सर आप जो PDF और जो PPT यूज करते हो वीडियोज बनाने में, वो हमें दे दो, तो हमें वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो उन सबको अपलोड करने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए मैं ये नया टेलीग्राम चैनल बनाया है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही है, आप ये चैनल ज्वाइन कीजिए, और जो भी कंटेंट यहाँ पे यूज हो रहा है वो इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो।